हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ पे। ये काफ़ी अच्छे नियम है और दोनों को ये हमें अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों किरचॉफ लॉ की। तो जो किरचॉफ थे, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। उनके दो नियम थे। एक तो उनका किरचॉफ का करंट का नियम था और दूसरा उनका वोल्टेज का नियम था। तो हमारे अगर बात करें किरचॉफ के जो नियम थे दोस्तों, उनके दो नियम थे, पहला और दूसरा। जो पहला था हमारा दोस्तों, वो था धारा का नियम, धारा का नियम। और जो हमारा दूसरा था दोस्तों, वो था वोल्टेज का नियम। दूसरा था दोस्तों वोल्टेज का नियम। अब हम देखते हैं, दोनों ही नियम को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा था दोस्तों, धारा का नियम था और दूसरा हमारा था दोस्तों वोल्टेज का नियम। तो हम धारा के नियम पे बात करते हैं। इसको हम केसीएल के नाम से भी जानते हैं, के सी एल, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ का धारा का नियम। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है दोस्तों? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी जंक्शन या नोड, किसी भी जंक्शन या नोड पे जो हमारी करंट होती हैं, किसी भी नोड या जंक्शन पे जो हमारी टोटल करंट होती हैं आने वाली और जाने वाली, उनका जो सदिश योग होता है, वेक्टर सम होता है, वो जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नोड या जंक्शन है दोस्तों और इस पे हमारी कई सारी ब्रांचें आ रही हैं, तो इन ब्रांचों से जो आने वाली करंट है या जाने वाली करंट है दोस्तों, ये जो हमारी करंट है, इनका जो सदिश योग होगा, जो इनका वेक्टर सम होगा, वो जीरो के बराबर होता है। अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखें तो सिग्मा आई बराबर हम बोलेंगे जीरो, यानी कि सभी जो हमारी करंट है उनका जो सदिश योग है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? जीरो के बराबर होता है। अगर मैं इसको I1 मान लेता हूँ, ये I2 है दोस्तों, ये I3 होगी, ये I4 और ये मेरी I5। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस जंक्शन पे दोस्तों, इस जंक्शन पे कुछ करंट तो अंदर की ओर आ रही है और कुछ करंट बाहर की ओर जा रही है। तो होता क्या है दोस्तों, इस पे हम इनका सदिश योग निकालते हैं। सदिश योग का मतलब हो जाएगा, आने वाली करंट को हम प्लस में ले लेते हैं और जाने वाली करंट को माइनस में ले लेते हैं, या फिर उल्टा कर सकते हैं, आने वाली करंट को माइनस में ले लो और जाने वाली करंट को प्लस में ले लो। अगर मैं आने वाली करंट को प्लस में लिखता हूँ तो प्लस I1 हो जाएगा दोस्तों, प्लस का I2 हो जाएगा, प्लस का I4 हो जाएगा और प्लस का I5 हो जाएगा। बचती है I3। ये हमारी करंट है दोस्तों जो बाहर की ओर जा रही है, उसको ले लेते हैं माइनस में, I3 और बराबर जीरो। ये हमने क्या कर लिया दोस्तों, इसका सदिश योग कर लिया है। सभी करंट का हमने क्या किया है, सदिश योग किया है। इसका मतलब अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ से I3 की अगर वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों, I3 की वैल्यू मेरी आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि मेरा I3 की वैल्यू, ये बाकी जो करंट है इनके योग के बराबर है। इस जंक्शन पे मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये जो चारों करंट आ रही हैं वो बाद में कहाँ से निकल रही हैं, I3 के थ्रू निकल रही हैं। जो मेरा I3 वाला रास्ता है ये जा रहा है ना, बाकी ये करंट इसमें से जा रही है। बाकी जितनी भी ब्रांचें हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, उनसे आने वाली करंट है। इस पॉइंट पे सभी ब्रांचों से करंट आ रही है, केवल ये ब्रांच है जिससे I3 बाहर जा रही है। तो I3 की वैल्यू इन चारों के योग के बराबर है। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि कोई भी जंक्शन होगा उस पर जितनी भी धाराएं आ रही होंगी या जा रही होंगी, उनका जो सदिश योग होगा वो जीरो के बराबर होगा। या दूसरे रूप में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये करंट जा रही है और बाकी सारी करंट आ रही है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो दूसरे रूप में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। अब ये जो याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। मतलब हमारा जो केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ में आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण पर आधारित है ये, आवेश संरक्षण।
आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों, आवेश संरक्षित रहता है केसीएल के केस में। अभी हमने दोस्तों अभी तक समझा केसीएल। केसीएल में क्या है, मैंने आपको बताया कोई भी नोड या जंक्शन होगा उसमें जो आने वाली करंट है वो बराबर जाने वाली करंट होती है, या सभी करंट का जो योग होता है सदिश योग वेक्टर सम, वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों वोल्टेज के नियम पर। अब वोल्टेज का नियम क्या कहता है, इसको हम दोस्तों केवीएल के नाम से भी जानते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है दोस्तों, कोई भी हमारा लूप या मैश होगा, कोई भी हमारा लूप रहता है तो उसके अंदर जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज सम 0 होता है। जितना भी वोल्टेज का होंगे हमारी, चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो चाहे वो बैटरी की वोल्टेज हो, सभी का जो सदिश योग करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे, वो किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कोई भी हमारा मैश या लूप है उसके अंदर जो वोल्टेज का सम होता है वो 0 के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा वोल्टेज का लॉ होता है केवीएल, ये बोलता है सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी लूप या मैश होगा उसमें जितने भी हमारे वोल्टेज या हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, उनका अगर हम सदिश योग करते हैं वो किसके बराबर होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। अगर हम देखें, ये एक परिपथ बना लेते हैं, ये R1 है दोस्तों, इसमें एक बैटरी लगी है हमारे पास, ये हमारे पास R2 है, और यहाँ से एक बैटरी और लगा दी हमने, ये मेरा V1 मान लो, ये V2। अगर मैं इनको साइन के हिसाब से देखता हूँ, अगर मैं अपनी करंट इधर को मानता हूँ कि मेरी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है दोस्तों, अगर मेरी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो मेरे को पता है बैटरी के तो टर्मिनल वही रहने वाले हैं, बड़ा टर्मिनल प्लस का और छोटा वाला टर्मिनल माइनस का। अब अगर करंट दोस्तों इधर से जा रही है तो जहां से करंट एंट्री करेगी वहां पे मेरा प्लस साइन होगा रेजिस्टेंस में, और जिधर से निकलेगी उधर माइनस साइन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, अगर R2 की बात करें तो करंट यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगी तो इधर प्लस हुआ, इधर। तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया कि ये एक हमारे पास लूप है, इस लूप में ये V1 है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज V2 है, और ये R2 है। हमारे पास दो बैटरी लगी हैं जिनकी वोल्टेज V1 V2 है, और दो रेजिस्टेंस है हमारे लूप में R1 और R2। अब दोस्तों जो हमारा KVL कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है, वो बोलता है सिग्मा V हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो वेक्टर सम होता है पूरे लूप में जितने भी वोल्टेज होंगे या वोल्टेज ड्रॉप होगा, उनका जो वेक्टर सम होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एक बार करके देखते हैं ऐसा है क्या। देखो अगर मैं दोस्तों यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा V1 आएगा प्लस में दोस्तों, माइनस से प्लस जा रही है V1 तो +1। अब ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो इसमें वोल्टेज का ड्रॉप होगा मेरे पास IR1। यहाँ पे दोस्तों हमारी, हम इसको क्या करेंगे, इसको वोल्टेज के रूप में लिख देंगे। किस रूप में लिखेंगे दोस्तों, इसको वोल्टेज के रूप में लिखेंगे। और अगर वोल्टेज के रूप में लिखते हैं तो V बराबर I इंटू R होता है ओम के नियम से, तो वोल्टेज के रूप में अगर लिखना है तो I इंटू R कर देंगे हम इसको। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है दूसरी बैटरी आती है आ रही है जिसकी वोल्टेज है V2, और हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, तो हम माइनस लेंगे V2, हमने लिया माइनस V2। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस R2 आ जाता है, करंट इसमें हमें पता है I आ रहा है, तो इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा IR2, हमारे पास ड्रॉप हो गया IR2। तो हमने सारा इसका जो है दोस्तों वेक्टर सम कर लिया है, तो किसके बराबर होना चाहिए, तो किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहां से देखते हैं हम, ये हो जाएगा मेरा V1 माइनस V2 बराबर, अगर मैं इन दोनों को टर्म को उधर उठा के लेके जाऊं तो ये R1 आ जाएगा प्लस IR2 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से मेरी एक बात और निकल के आई है, हम देख रहे होंगे कि कोई भी लूप है, इस लूप में जो वोल्टेज है या बैटरी की जो वोल्टेज है हमारी, उनका सदिश योग हमारे रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप के सदिश योग के बराबर है। तो यहां से मैं इसका जो फॉर्मूला एक और निकल सकता है कि जो सिग्मा V या सिग्मा E, सिग्मा V बराबर होगा हमारा सिग्मा IR। जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे दोस्तों हमारे सर्किट के अंदर, जो हमारा मैश है या लूप है, इस लूप के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे
उनका सदिश योग और जितनी भी हमारी वोल्टेज सोर्स होंगे, बैटरी होंगी, उनके वोल्टेज के सदिश योग के बराबर होता है। ये जो हमारा दोस्तों केवीएल है, केवीएल हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसमें दोस्तों क्या रहती है, हमारी ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें ऊर्जा हमारी क्या रहती है दोस्तों, संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण इसमें होता है। और केसीएल में मैंने बताया था दोस्तों आवेश संरक्षण रहता है, और केवीएल में हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब कुछ मेन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के पर्पज से। सबसे पहला मेन पॉइंट यह है कि जो हमारा केसीएल और केवीएल, किरचॉफ के दोनों नियम होते हैं, वो एसी और डीसी दोनों पे लागू होते हैं। वो एसी पे भी लगते हैं और डीसी पे भी लगते हैं, यानी कि हमारा चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं, दोनों में काम करते हैं। दूसरा हमारा है लीनियर सर्किट हो चाहे नॉन लीनियर सर्किट हो, मतलब रैखिक हो या अरैखिक, कोई सा भी परिपथ हो, उस पे ये एप्लीकेबल होता है, उस पे भी ये कार्य करता है। हमारा लीनियर सर्किट हो या नॉन लीनियर सर्किट हो, उस पे भी हमारा जो केसीएल और केवीएल है दोनों ही वर्क करते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों के ही लिए हमारा ये एप्लीकेबल होता है। जो हमारा केसीएल केवीएल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों पे ही कार्य करता है। और दोस्तों लास्ट बात है जो हमें याद रखने वाली बात है कि किसी भी सर्किट को अगर हमें केवीएल या केसीएल से सोल्व करना है, तो हमारे जितने मैश या लूप होंगे उतनी हमें समीकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि जितने हमारे लूप होंगे ना किसी सर्किट में, उतनी हमारी इक्वेशन बनेगी केसीएल या केवीएल से उसको सोल्व करने के लिए। अगर हमें किसी भी सर्किट को केवीएल से सोल्व करना है, तो उसके लिए जितने उसमें लूप होंगे उतनी ही समीकरण बनेगी। ठीक है दोस्तों।